आज आपके सामने आयुष जी हैं जो कि एसएससी सीपीओ सिलेक्टेड है। इनका एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट के थ्रू ही। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट रन में ही इन्होंने एसएससी सीपीओ क्रैक कर लिया। तो आज ये आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, बुक लिस्ट, टाइम टेबल, कहाँ से पढ़ते थे, कहाँ से कोचिंग लगाते थे, कितना समय लगा इनको क्रैक करने में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीपीओ जैसा एग्जाम क्रैक करना इतनी छोटी चीज़ नहीं है। फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर हो चुका है, इनको एक नौकरी मिल चुकी है एसएससी सीपीओ के थ्रू। तो आज इनसे हम बात करेंगे और इनसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। कोशिश करेंगे कि कुछ भी स्किप ना हो। बुक लिस्ट से लेकर, टाइम टेबल से लेकर, कोचिंग से लेकर, फिजिकल, मेडिकल, स्टडी प्लान, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीपीओ क्रैक करके इन्होंने नौकरी ली है। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि आपको कितना समय लगा, जो आपकी जर्नी थी प्रिपरेशन की वो कितने समय की थी। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनल ईयर में स्टार्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो बाद में जॉब के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो जर्नी थी वो कितने समय की थी, कितना समय लगा कंप्लीट आपको प्रिपरेशन में, 6 महीने, 1 साल, जो भी आपको समय लगा, और आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी, कब आपने सोचा था कि आपको एसएससी सीपीओ क्रैक करना है? कि भैया मैंने पहले भी 11th क्लास से स्टार्ट कर ली थी अपनी प्रिपरेशन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में मैंने सोच लिया था कि मुझे सरकारी जॉब ही करनी है, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही देना है। तो मैंने 11-12 से अपनी एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जब से मेरा थोड़ा फ्लो बनता चला गया, क्योंकि मैंने एनडीए भी 2 टाइम्स क्लियर कर लिया था, फिर एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। ठीक है। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन करा, थोड़ा सा 1 साल तो कॉलेज लाइफ जी। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एसएससी सीपीओ की। तो सेकंड ईयर से मतलब कुल मिलाकर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ग्रेजुएशन करी, क्या करी हुई है आपने ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस 3 साल का कोर्स आपने किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, ओके। राजधानी कॉलेज से। तो मैंने वहीं से ही सोच लिया था कि मुझे आगे जाके बस, या तो मेरा वैसे भी मेन एम यूपीएससी का है, तो पहले मैं एसएससी सीपीओ देना चाह रहा था, जिससे थोड़ा सा मुझे आगे के लिए वो बन जाए। तो कुल मिलाकर आपकी जो प्रिपरेशन थी ये 2 साल सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की प्रिपरेशन थी। तो कितना टाइम देते थे आप डेली? क्योंकि कॉलेज के साथ ऐसा तो है नहीं कि 8 घंटे पढ़ाई करते होगी, कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के पेपर्स के लिए भी पढ़ना है। तो डेली का कितना समय आप दे देते थे? मैं डेली का 3 से 4 घंटे देता था। पहले मैंने मैथ्स से स्टार्ट करा था, मैथ्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करा खुद ब खुद ही, ऑनलाइन ढूंढता रहा, यूट्यूब से भी और वैसे भी। फिर आगे आगे जैसे मॉक टेस्ट लगाता रहा तो पता लगता रहा तो कॉलेज में डेली के 3 से 4 घंटे आप निकाल पाते थे प्रिपरेशन के लिए? इजीली निकल जाते थे आपके। तो अगर हम चारों सेक्शंस की बात करें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, तो चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग आपका सेक्शन क्या था, जिसको जो आपको सबसे ईजी लगता था, बहुत मज़े आते थे और मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे, और ऐसा सेक्शन जो बहुत दिक्कत आती थी इस सेक्शन में आपको? मेन तो इसके अंदर रीजनिंग ही होती है, सबके लिए भी आसान होती है, मेरे लिए भी थी। रीजनिंग सबसे आसान थी। उसके बाद सबसे मुश्किल पार्ट तो जीके ही है इसमें, सबके लिए भी जीएस और जीके ही रहेगा। और मैथ में थोड़ा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम मैथ को देने में लगता है, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब आपको सबसे इजी इसमें रीजनिंग लगती थी और सबसे डिफिकल्ट आपको इसमें जीके लगती थी। अगर रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ही इजी है। इजी वैसे तो देखो, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीरियस स्टडी करते हैं तो सब कुछ ईजी है। स्टार्टिंग में तो सब डिफिकल्ट लगता है, बट जब एक बेस बन जाता है और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट, आप सीरियसली करते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। चारों सेक्शंस में आपने क्या कोचिंग लगाई थी कहीं पर, या सेल्फ स्टडी करी, या यूट्यूब से फ्री वीडियोस देखी, या कोई किसी से पढ़े, क्या कैसे आपने तैयारी करी? मुझे स्टार्टिंग से ही अपना घर पे अपना रूम लॉक करके पढ़ने की आदत थी, तो मैं ऑनलाइन ही ढूंढ लेता था यूट्यूब से। और कोई कभी कभी छोटा मोटा कोर्स जैसे परमार, एसएससी और इनके कोर्स ले लेता था, तो उससे पढ़ता था। ओके। हाँ, और मैथ मैंने पहले विकास पारा सर से कवर करा था सिलेबस, फिर प्रैक्टिस के लिए और इन चीज़ों के लिए अभिनय सर पे गया था। तो आपने कुल मिलाकर सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ा है? हाँ जी। जहाँ से भी, चाहे आपने फ्री वीडियोस देखी या कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन, कोई फिजिकल कोचिंग आपने नहीं लगाई? तो अगर एक बार हम चारों सेक्शंस की बुक लिस्ट की बात करना चाहें कि मैथ्स के लिए आपने क्या क्या बुक्स रेफर करी, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए, ये आप थोड़ा सा डिटेल में बताना बुक्स के बारे में। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं ना, इनका बुक्स से रिलेटेड बहुत डाउट रहता है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना समझ नहीं पाते, एक तो प्रॉपर रिसोर्स नहीं समझ पाते कि कहाँ से पढ़ा जाए, किस टीचर से पढ़ा जाए, दूसरा प्रॉपर बुक लिस्ट नहीं समझ पाते, क्योंकि मार्केट में इतनी बुक्स हैं और सभी बुक्स अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी बुक बहुत ख़राब है या कोई भी बुक बहुत अच्छी है। तो एस्पिरेंट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी चाहिए, मेरा ये व्यू रहता है हमेशा। मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बोलता हूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज ही रखो, लिमिटेड किताबें ही रखो। तो एक बार आप अपने रिसोर्सेज बताओ एक एक करके चारों सेक्शंस की। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स में आप कौन सी बुक से पढ़ते थे?
भैया स्टार्टिंग विद द मैथ्स, मैं मैथ्स के लिए तो मैं बहुत श्योर था कि मुझे एक मैंने तरीका बना लिया था, एक ट्रिक बना ली थी कि उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मेन सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप ही कैलकुलेशन सही होएगी, सब कुछ अपने आप होएगी। तो मैंने टेक्स्ट बुक का पास लिया। टेक्स्ट बुक के पास के अंदर PYQs होते हैं। 2017 से स्टार्ट करें, सारे के सारे पहले ही अटेम्प्ट कर देता था। ये नहीं कि मैं उसे पूरा मॉक टेस्ट दूं या कुछ करूं, बस उसका मैथ पार्ट करा। मतलब PYQ मतलब आप एक किस्म से आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपने टेक्स्ट बुक का पास किसी भी मॉक टेस्ट, जैसे आपने टेक्स्ट बुक का लिया, किसी भी एस्पिरेंट जिसका भी लेना चाहे वो आपने लिया, और उसमें जो मॉक टेस्ट हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ मैथ्स का पोर्शन आप करते हुए चल रहे हो। जैसे मैथ्स के लिए। बट जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तब तो आप एक एक चैप्टर करके पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ लिए होंगे। अब उस PYQ में क्या होगा, उसमें सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आएंगे, तो आपने कोई ऐसा कोई बुक रेफर नहीं करी जिससे आपने चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करी हो? नहीं, बुक मुझे थोड़ा सा पढ़ने से मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगती है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और डायरेक्ट ना यूट्यूब वीडियो देखना पसंद है। ओके। वीडियो के साथ समझने में सारी चीज़ें कितने भी घंटे पढ़ लूँगा फिर। मतलब आपने कोई बुक रेफर ही नहीं करी मैथ्स के लिए? नहीं, मैथ्स ये तो मैं मतलब एक बिल्कुल ही नई चीज़ देख रहा हूँ कि SSC CPO जैसा एग्ज़ाम आपने बिना किताब के निकाल दिया, बिना कोचिंग के निकाल दिया। SSC CPO जैसा एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना कोचिंग के निकाल दिया और बिना किताब के निकाल दिया मैथ्स की। बाकी हम अभी और सेक्शंस की बात करेंगे। कोचिंग तो किसी भी सेक्शन की आपने एज सच लगाई नहीं है। तो मैथ्स आपने कुल मिलाकर जो आपने वीडियोस देखी वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करी, फिर आपने मॉक टेस्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो मॉक टेस्ट हैं उनके सेक्शन वाइज टेस्ट लगाए और यूट्यूब वीडियो से प्रैक्टिस करी, कोई किताब नहीं करी आपने। ओके। अब अगर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर चलें, इंग्लिश। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक कोई किताब रखनी चाहिए, एक किताब रेफर करनी चाहिए। नहीं सर, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बता दी है, अगर किसी को करना हो तो वो बहुत अच्छा तरीका है। वो 2017 से स्टार्ट कर लो, जितने भी है मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं PYQs। तो मैं उनके खोलता था हर एक शिफ्ट के, उसके ऊपर सारे अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट बुक पे, तो उनको अटेम्प्ट करके जल्दी ख़त्म कर देता था। फिर आराम से उन्हें 50 क्वेश्चन लिए, पहले एक दिन टाइमर लगाता था, 50 क्वेश्चन फिर मैं जल्दी जल्दी करता था, क्योंकि साथ साथ सॉल्यूशन मिलता था। आपका तरीका बहुत अच्छा है। इसमें मुझे देखो, सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, मुझे एक छोटी सी जो इशू इसमें ये लग रहा है कि आप जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वो चैप्टर वाइज तो नहीं लगा रहे ना? नहीं, चैप्टर वाइज आप लगा रहे हो पूरे मैथ्स के, तो उसमें मैथ्स के 15-20 जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के। बट जब आप प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब तो आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वो तो जब मैं यूट्यूब से देखता था वो साथ साथ क्वेश्चन करवाते थे सर, विकास पारा सर से मैं जब करता था। नहीं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, उसमें परसेंटेज का भी सवाल आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन का भी आ गया, टाइम वर्क का भी आ गया। मान लेते हैं आपने अभी तक करा ही सिर्फ परसेंटेज और टाइम एंड वर्क है, बाकी के 2 चैप्टर्स आपने करे ही नहीं, तो आप वो भी अटेम्प्ट करते थे? हाँ जी सर, पर वो मैंने सारी चीज़ें PYQ लगाना लास्ट में स्टार्ट करा था। मेरा मेन एम था पहले सिलेबस कंप्लीट करूँ। ओके, पहले आपने सिर्फ एक बार यूट्यूब वीडियो से जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहाँ से एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट किया, तो उसी में जो आपकी प्रैक्टिस हो जाती थी कि आपने जो वहाँ से पढ़ा वही जो प्रैक्टिस हो गई वो हो गई। फिर बाद में आपने मॉक टेस्ट वाला कितने समय के बाद, मतलब जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा उसके बाद आपने स्टार्ट किया होगा? ठीक है। तो इंग्लिश के लिए अगर बात करें, इंग्लिश के लिए कोई बुक आपने? इंग्लिश के लिए स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी। तो हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम से थे? इंग्लिश मीडियम से थे। हाँ, तो स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आती थी। थोड़े से क्वेश्चंस मतलब गलत होते थे, समझ आते थे, सब कुछ आता था, पर क्वेश्चंस गलत होते थे। तो फिर मैंने नीतू मैम की वीडियोस देखी, फिर कोचिंग लगाई या ऐसे यूट्यूब वीडियोस? बस यूट्यूब वीडियोस थोड़ा सा उससे देखना स्टार्ट करा। फिर मुझे पता लगा वॉल्यूम 1 है, मैम बताती हैं वॉल्यूम 1 में सब कुछ है। उसमें भी 2 वर्जन आते हैं, इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन। हाँ जी, तो मैंने इंग्लिश वर्जन ही मंगाया था, वॉल्यूम 1 ली, उसको करीबन 6-7 बारी करा, जिसकी वजह से मेरे मेंस भी बहुत अच्छा गया था। मेंस में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। क्या स्कोर है आपका मेंस में? मेरा 185 है। 200 में से 185 मार्क्स हैं आपके इंग्लिश में? हाँ जी, तो 185 था मेरा स्कोर। तो वो सारा का सारा इसी वजह से आया था। देखो, ये तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को पहले भी हमेशा बताता हूँ कि नीतू सिंह मैडम की जो किताब है इंग्लिश की वॉल्यूम 1, वो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए तो रामबाण है आप लोगों के लिए। CGL हो, CPO हो, सभी के लिए। और मैं सभी को ये कहता हूँ कि 5-6 बार ज़रूर करनी चाहिए बुक, और वही आपने भी वही किया कि आपने 6 बार वो किताब करी है। और कोई किताब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब या कुछ? प्रीवियस ईयर मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर। मैं बस मैथ्स इंग्लिश की प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी थी SSC की। ओके। इंग्लिश की आती है, एक ऐप आती है, कोई भी कर लेना, उससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। आपने कौन सी ऐप करी? फ्री टाइम में एक ऐप है, वो मैं उसका लिंक डलवा दूंगा आया तो। वोकैबुलरी उसके अंदर सब मिक्स होती है। नहीं, वोकैबुलरी के लिए आपने कोई बुक रेफर करी? वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक आपने रेफर करी थी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोर्शंस के लिए? वो तो मेरी स्टार्टिंग से इंग्लिश अच्छी थी, पहले से अच्छा खासा स्कोर आता था मेरा वैसे, पर मुझे स्पोर्ट द एरर में दिक्कत आती थी।
तो वो उसके लिए कुछ अलग से किया आपने? उसके लिए मैंने नीतू मैम की करी थी, फिर मेरे स्पोर्ट द एरर भी ठीक होते चले गए, वैसे भी एफिशिएंसी बढ़ती चली गई। और जो मॉक टेस्ट जैसे आपने मैथ्स का बताया कि आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ऐसे इंग्लिश के लिए भी करते थे आप? इंग्लिश के लिए तो कुछ नहीं करा, इंग्लिश के लिए अपने आप जो एक ओवरऑल मॉक टेस्ट लगाएंगे वो तो लगाएंगे। इंग्लिश पे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने नीतू मैम कर लिया, नीतू सिंह मैम की बुक कर ली है, ब्लैक बुक कंप्लीट कर लिया, उसी को रिपीट करते रहो, इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाओ कुछ लगाओ, टाइम अपने आप आता है उसके अंदर। अगर आप जीके की बात करें, क्योंकि जीके एक ऐसा सेक्शन है जो मोस्टली एसएससी एस्पिरेंट्स को जिस सेक्शन में इशू आता है, और जैसे कि आपने भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आपका भी वीक पोर्शन वही था, मोस्टली एसएससी एस्पिरेंट्स का वीक पोर्शन रहता है, तो जीके की तैयारी कैसे करते थे आप? जीके की तैयारी स्टार्टिंग में तो मैंने लूसेंट से करी थी। लूसेंट में कंटेंट है पर वो समझ नहीं आता इतना, मतलब पढ़ते चले जाओ, वो रटने वाली बात हो गई है। तो मैं तो कहूँगा मुझे बाद में पता लगा एग्ज़ाम के बाद में, पहले पता तो मेरा और स्कोर अच्छा आ सकता था। और मैं उसे अब इस बारी और दूंगा 2026 वाला, तो उसके अंदर बिल्कुल ही परमार एसएससी ऐप, परमार एसएससी का कोर्स लिया था जीके का, अब वहीं से तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, अपने आप स्कोर भी आने लगा है, सब कुछ आने लगा। मतलब वो कोर्स में आपको समझ आने लगा, टॉपिक वाइज पढ़ा रखा होगा, वो पढ़ते थे आप? वो कोई क्वेश्चंस या कोई नोट्स, कोई उनकी बुक लिस्ट, कोई ऐसा कुछ नहीं? बुक्स परमार एसएससी की खुद ब खुद वो बोलते हैं कि ये वाली बुक्स ले लो, तो मैंने वो भी मंगा ली थी। तो मैं उसके अंदर ही सर की वीडियो देखी तो नोट्स बना लिए थोड़ा थोड़ा और एडिट कर करके, तो उसी बट से देखो इसमें भी वही है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोचिंग, क्योंकि जीके कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक बेस्ड है मेरे हिसाब से, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जीके की अगर कोचिंग ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है? अगर हम उसकी जगह सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक ले लें, एमसीक्यू जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सिर्फ उसको रीड कर लें 5-6 बार, मतलब जितनी भी हमारी 6 महीने साल जितना भी टाइम है प्रिपरेशन का, उसमें उस किताब को 5-6 बार रीड कर लें, क्या वो बेटर है आपके हिसाब से, या जो आप बता रहे हैं कोचिंग वाला? सर वो किसी किसी के लिए अच्छा है, जिसको मेमोरी पावर ज़्यादा हो एक बारी में। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं जब तक समझूंगा नहीं, जब तक याद नहीं होगा, तो मैं उसको स्टोरी की तरह, जैसे हिस्ट्री है वो तो स्टोरी की तरह ही पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी है वो भी उसका एक पैटर्न है सेट, अगर वो समझेगा आदमी तो वो याद रख पाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई इन्होंने कि जैसे स्टोरी की तरह पढ़ने वाला है। इकोनॉमिक्स का भी यही है, एक चीज़ नहीं पता होगी तो दूसरी चीज़ नहीं आएगी। तो अब रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के लिए मैंने E1 कोचिंग सेंटर है, वो कोचिंग उसके ऊपर भी है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उसके अंदर एक सर है, तो उन्हीं की देखी थी, कुणाल छाबड़ा सर है, तो उनकी ही, मतलब यूट्यूब पर फ्री वीडियोस आपने देखी थी? और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस सर फिर मैं वैसे ही करता था जैसे मैथ्स की करते थे? हाँ, मैथ्स की करता था। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम ये बोलें कि आपने बुक्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए ली, वो भी एक ही किताब ली, और आपने कोई किताब ली ही नहीं, तो ये कहना गलत नहीं होगा? हाँ जी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने एसएससी सीपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के और बिना किताब के, सिर्फ एक किताब के साथ, सिर्फ एक किताब और कोई कोचिंग नहीं, और आपने एसएससी सीपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया। हाँ जी। आपको क्या, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट मिली है एसएससी सीपीओ के थ्रू? सर अभी तो मुझे BSF SI मिली है, तो पर मेरा मेन एम दिल्ली पुलिस SI का ही है, तो मैं एक बारी और देना चाहूँगा इस एग्ज़ाम को। ओके। हाँ जी। तो ये आप कौन से सीपीओ के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं? 2024। हाँ, 2025 आपने दिया नहीं है? हाँ जी। तो 2026 वाला था, अभी तो एज आपकी कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो आपके पास तो बहुत अटेम्प्ट्स हैं, एज लिमिट भी आपकी है, बट मेन एम आपका यूपीएससी ही है। हाँ जी, मैं यूपीएससी ही करना चाहता हूँ। बट क्या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको यूपीएससी की तैयारी का समय मिल पाएगा इतना? सर वो तो मेरे डेडिकेशन पे मैनेज करना पड़ेगा, डेडिकेशन पर है कि जॉब के बाद इतने घंटे काम करने के बाद भी आईपीएस की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, आईएएस नहीं बनना आपको? आईपीएस ही बनना है, आईएएस नहीं चाहिए। तो ये प्रिपरेशन में ये तो हमारी बात हो गई कि कौन सी बुक से पढ़े, और अगर नोट्स की बात करें, क्या आप नोट्स भी बनाते थे? नोट्स सर मैंने मैथ्स के बनाए थे, और उसके अलावा तो मुझे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी। रीजनिंग के बस टॉपिक्स होते हैं, उनको मतलब उनका जो बेसिक वाला आना चाहिए सबको, उसके नोट्स बनाए थे। उसके अलावा तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं। इंग्लिश तो मैं वैसे ही करता था। अब देखो वही बात है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। जो स्ट्रेटजी मैं एस्पिरेंट्स को बताता हूँ और जिस स्ट्रेटजी से आप पढ़े, दोनों की स्ट्रेटजी में काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं एस्पिरेंट्स को वही कहता हूँ कि किसी भी एक को फॉलो कर लो। अब मेरी स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी दोनों को अगर मिक्स करने लग जाएंगे ना, तो थोड़ा सा उनको इशू होगा और टाइम भी लगेगा। तभी मैं सभी एस्पिरेंट्स को एक चीज़ समझाता हूँ कि एक गुरु बनाओ, चाहे मुझे बनाओ, चाहे किसी और को बनाओ, किसी को भी बनाओ, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है आप उसको बनाओ गुरु, और उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
तो सबके, किसी को जैसे सुबह पढ़ना पसंद है, किसी को रात पढ़ना पसंद है, इस टाइप से सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और सबके अपने अपनी तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। अब एक बार फिजिकल के बारे में अगर हम जानना चाहें, क्योंकि एसएससी सीपीओ एक ऐसा पेपर है जिसमें एस्पिरेंट्स को फिजिकल में बहुत इशू आता है। रिटर्न तो मुझे लगता है कि अगर हम सीजीएल से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं सीपीओ का काफ़ी ईजी रहता है। फिर बहुत सारे लोग फिजिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो इस वजह से काफ़ी लोग छट भी जाते हैं, कंपटीशन कम भी हो जाता है। मेजर इशू जो लोगों को रहता है वो फिजिकल में रहता है, और साथ में जो मेडिकल होता है बाद में। फिजिकल प्रीलिम्स के बाद हो जाता है, मेंस से पहले हो जाता है, मेडिकल मेंस के बाद होता है। तो एक बार अगर हम दोनों के बारे में डिस्कस करें, पहले हम फिजिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या करना होता है। फिजिकल कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अपना पहले से कोई जो खेलता कूदता आ रहा है उसके तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। और लास्ट के जब भी डेट आए तो उसके 1 महीना स्टार्ट कर दो रनिंग वनिंग सुबह सुबह अपना, और तो कुछ नहीं है। वो तो मुश्किल नहीं है। आप इतने फिट हो इसलिए आप ऐसा कह पा रहे हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स या रनिंग जंपिंग इस टाइप का नहीं किया होगा। एक बार अगर वैसे बता दें, हाइट मेल्स के लिए कितनी चाहिए? हाइट 170 और चेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? चेस्ट की सर इतना मुझे भी याद नहीं। 80 सेंटीमीटर होती है हाँ, मेल्स के लिए, तो और उसमें 5 clear हो सेंटीमीटर, गया। 80 सेंटीमीटर होती है और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट के लिए। इसके बाद क्या? लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट? लॉन्ग जंप, हाई जंप, जिसकी रनिंग अच्छी है उसकी हाई जंप भी अच्छी होगी, लॉन्ग जंप भी अपने आप ही, ये सारी चीज़ें तो अपने आप क्लियर शॉर्ट होती पुट भी चाहिए। करना होता है। हाँ, शॉर्ट पुट में तो सबका ही क्लियर है। तो क्या कुछ लीनियंसी भी रहती है या जो प्रॉपर क्राइटेरिया है वही है? सर प्रॉपर क्राइटेरिया है, कोई लीनियंसी तो है ही नहीं। बिल्कुल लीनियंसी नहीं है कि कोई की आधा सेंटीमीटर हाइट कम है नहीं, या लॉन्ग जंप 1 फीट कम करवाए, आधा फीट कम उल्टा करवाए। हाइट किसी की 6 फुट है ना, तो वो 5-10 ही लेके चलते हैं। क्यों ऐसा क्यों? हाइट तो जो है वही मेजर होगी। तो वो उस हिसाब से करना पड़ता है ना सर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़े होके खड़े होगे कोशिश करोगे तो वो अपने आप सीधा कर देते हैं। उनके सामने थोड़ा झुक के ही चलना पड़ता है, इस हिसाब से वो ओके। थोड़ा फौजी टाइप है वो भी। तो मतलब मतलब तो एसएसबी की टोरनी में था फिजिकल। अच्छा, तो वहाँ के थोड़े सख्त इंसान थे तो उन्होंने, मतलब किसी प्रकार की कोई लीनियंसी नहीं मिलने वाली आप Leniency लोगों नहीं को है, इसमें बिल्कुल फिजिकल भी टेस्ट में, ना फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ना फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, दोनों में कोई लीनियंसी नहीं मिलेगी। और जो मेडिकल होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है? कुछ थोड़ा सा डिटेल में जो आप बता पाओ। मेडिकल में अगर किसी का वेट ज़्यादा है ना उसको तो कम कर लेना चाहिए। जो उनका चार्ट होता है उससे ±5 से भी नहीं, उसके हिसाब से भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर रहता है ±5 रहता है, उसके हिसाब से भी मत चलना। जो उनका दे रखा है ना चार्ट में, चार्ट रहता है, कोई भी सर्च कर ले। तो ये एस्पिरेंट्स कहाँ देख सकते हैं चार्ट देखना चाहें? ऑनलाइन कोई भी सर्च कर ले, सीपीओ मेडिकल चार्ट, वो हाइट वेट का अपने आप आ जाता है। ओके, मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो है वो प्रॉपर बीएमआई के हिसाब से होता है, क्योंकि जो उसके अंदर आरएमई होता है ना, रिव्यू मेडिकल, वो अगले ही दिन ही होता है। वो आरएमए की बात हम बाद में करेंगे, वो जो पॉइंट बन जाता है उसके बाद। पहले आप मेडिकल का बताओ कि मेडिकल में क्या क्या होता है। मेडिकल में वही नॉर्मल चीज़ें होती है। पहले तो सारी ओवरऑल बॉडी चेकअप होगा, फिर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है मेजर इशू। और नॉर्मल और ये और क्या क्या चीज़ें, वेरिकोस वेन, ये सारी चीज़ें चेक होती है। हाइड्रोसील, जिसको पता होता है, पहले ही पता होता है किसके पास क्या दिक्कत है, उसका बहुत दिखता है। अगर नॉर्मल चीज़ें हैं तो वो, मतलब वेरिकोन वेज अलाउड नहीं है। हाँ जी, हाइड्रोसील चेक होगा, पाइल्स चेक होगा। हाँ जी। कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। स्पेक्स लगाओ ना लगाओ नहीं, बट लेजर अगर करवा रखा है किसी ने तो वो उसके अंदर क्राइटेरिया होता है सर, 6 महीने पहले का नहीं, 6 महीने का नया नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पहले का हो। ये भी कुछ समय पहले ही ये चेंजेस आए थे ना पैटर्न हाँ में। जी। बहुत सारे एक्सपीरियंस का ना टैटू रिलेटेड डाउट रहता है कि क्या टैटूज अलाउड हैं बॉडी पर या अलाउड नहीं है। एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता दो आप। सर मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, पर मैं कहूँगा कि नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं है तो मैंने उसका देखा नहीं। वैसे तो मतलब मोस्टली एक्सपीरियंस के नहीं होता है, बट फिर भी अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, तो बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं। तो इसमें क्राइटेरियाज हैं अलग अलग। तो मैं भी ये कहूँगा कि बेटर है आप लोग एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना। आपका मोटिवेशनल फोर्स क्या था? देखो सबका ना एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि मेरे को कुछ, हर इंसान को कुछ ना कुछ मोटिवेट करता है। किसी के लिए वो पेरेंट्स हैं, किसी के लिए वो कुछ है, किसी को ये होता है कि मेरे को पैसा कमाना है, किसी को ये होता है मतलब पैसा कमाना है मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, इतनी अच्छी जॉब में जाएंगे, इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी तो पैसा चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का होता है कि यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए, अब दिल्ली पुलिस में जाना है, बीएसएफ में जाना है, कि वर्दी चाहिए भाई, वर्दी वाली नौकरी हमें चाहिए। तो आपका वो मोटिवेशनल फोर्स क्या था? मेरा मोटिवेशन पेरेंट्स तो होते ही हैं सबके लिए, और वैसे मोटिवेशन मुझे थोड़ा सा बचपन से ही इन चीज़ों में जाने का शौक़ था।
मैं पहले से भी आर्म्ड फोर्सेस में, जैसे आपने बताया यूपीएससी के बाद भी आईपीएस बनना चाहते हैं। मूवीज देख देख के थोड़ा सा क्रेज बढ़ता है। कौन सी मूवी या वेब सीरीज से आपको? ये स्पाई मूवीज ही अच्छी लगती है, स्पाई मूवीज होगी। नहीं, एक कोई ऐसा कैरेक्टर बताओ किसी मूवी का या वेब सीरीज का कि मेरे को तो मतलब उससे बड़ा मजा है, मेरे को वैसा बनना है। सर अभी तो याद नहीं है मुझे अच्छा चलो कोई बात नहीं। सलमान खान की भी मूवीज भी हैं इतनी सारी। दबंग? हाँ दबंग नहीं, वांटेड, टाइगर वो कौन सी थी, टाइगर जिंदा है, ये सारी चीजें। ओके, वो तो एजेंसीज में है, उस मूवीज में तो एजेंसीज में दिखाया गया। उसकी वजह से थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट एग्जाम और वो भी आर्म्ड फोर्सेस टाइप ना, क्योंकि मुझे पता है इन्हीं के थ्रू ही मैं आगे जा सकता हूँ ऐसी चीज़ों में, तो ऐसे देने का मन करता था। पुलिस का तो वैसे ही था, दबंग वबंग का, ये पिक्चर सलमान और बहुत लोगों को यूनिफॉर्म का क्रेज रहता है। यूनिफॉर्म तो देखो सभी को, मैंने देखा है कि जो कॉलेज में जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, कभी ना कभी सभी लोग सोचते हैं कि यार पुलिस में जाना है, सरकारी नौकरी चाहिए, वो क्रेज तो है ही। तो मतलब जब मैं प्रिपरेशन करता था, अब तो बहुत साल हो गए उसको, तो उस टाइम तो बहुत ही क्रेज था, मुझे भी यूनिफॉर्म का बहुत क्रेज था, तभी मैंने भी यूनिफॉर्म पोस्ट ली। तो क्या अभी भी वो एस्पिरेंट्स में है यूनिफॉर्म का क्रेज? सर इसी का ही क्रेज है, हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा ही इसी चीज़ का क्रेज है। हरियाणा यूपी के बच्चे ज़्यादा करते हैं सारी चीज़ें, राजस्थान भी, राजस्थान, हाँ, और थोड़े बहुत साउथ के आते हैं, ज़्यादातर मोस्टली तो गवर्नमेंट जॉब जॉब्स जो है वो नॉर्थ इंडियंस, मैंने जो देखा है नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग ज़्यादा पेपर देते। मॉक टेस्ट जैसे आपने बताया आप टेक्स्ट बुक का लगाते थे, तो क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही लगाते थे या और भी किसी ब्रांड का आपने लगाया? अभी तो टेक्स्ट बुक का ही लगाया था, और थोड़े बहुत मैं बस नॉर्मल किसी का फ्री मॉक टेस्ट पढ़ा था तो मैंने वो लगा लिया होगा। मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में और स्ट्रेटजी में, कि एक तो आपने कोचिंग नहीं लगाई, उससे भी ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट, मतलब अच्छा तो है ही, अच्छे के साथ साथ डिफरेंट मुझे ये लगा कि आप बिना बुक के आपने पूरी प्रिपरेशन करी यार। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बिना कोचिंग के तो है ही है, बिना कोचिंग के साथ साथ बिना किताब के आपने एसएससी सीपीओ जैसा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। एसएससी सीपीओ जैसे पेपर को बिना किताब के निकालना पहले अटेम्प्ट में बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जिनको नहीं पता उनको तो नहीं पता, बट जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि मैं रहा हूँ एस्पिरेंट, मुझे पता है इसके बारे में। तो एक बार जो आपने ट्रिक बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला जो आपका तरीका है, एक बार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला एक बार फिर से आप बता दो, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा वो तरीका, तो एस्पिरेंट्स के बहुत काम आ सकता है वो तरीका। तो थोड़ा सा डिटेल में जो आप बता पाओ बता दो। सर वो बस मैथ्स के लिए एप्लीकेबल ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग अपनी, सबके लिए अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी रिक्वायरमेंट कुछ और है, किसी की कुछ है। पर मैथ्स के लिए मैंने PYQ पहले टेक्स्ट बुक की वो पास ले लिया था। पास के अंदर PYQ को मैं अटेम्प्ट करता था, वो नहीं कि पूरा अटेम्प्ट करता था, बस स्टार्ट करा एंड करा, जिससे उसके बाद क्या होता है सॉल्यूशन आ जाते हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन उठाया तो उसका साथ में नीचे ही सॉल्यूशन आ गया। जो बुक्स के अंदर क्या दिक्कत आती है कि साथ साथ सॉल्यूशन नहीं मिलते, पहले क्वेश्चन होंगे 50 60 या 200 300 जो भी क्वेश्चन होंगे, फिर उनका लास्ट में आंसर दिया होगा, और सॉल्यूशन भी इतना कोई खास होता नहीं है, किसी किसी में बुक में अच्छा होता है। तो वही मुझे दिक्कत लगती थी, क्योंकि मैंने बुक्स ऑनलाइन सर्च कर करके देखी थी, PDF डाउनलोड कर करके, मुझे जो दिक्कत लगी वो उसमें यही दिक्कत थी। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला खुद ब खुद। ये सारी चीज़ें अपने आप आती रहती हैं, गलतियाँ कर करके। तो यार ये जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये वाला तरीका, और जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनानी चाहिए, हमने ऑलमोस्ट मेजर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कर ली हैं डिस्कस। एक बार आप पोस्ट प्रेफरेंस बता सकते हो कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस अपनी भरी थी वो किस सीक्वेंस से भरी थी? सर मेरा तो पहली पोस्ट प्रेफरेंस में दिल्ली पुलिस ही थी, क्योंकि मैंने पहली बार ही भरा था, तो मुझे पता जनरली वो सभी एस्पिरेंट्स की ही रहती है। मुझे कोई डिसाइडेड नहीं था, मेरा बस मेन एम था कि दिल्ली पुलिस जाना है। दूसरी मैं देखना चाह रहा था कि कैसा अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है तो क्या होता। तो मैंने पहले दिल्ली पुलिस भरा था, उसके बाद CISF भरा था, उसके बाद SSB, फिर ITBP, फिर BSF, फिर CRPF। ओके, तो अब हमने जो मेजर चीज़ें थी सब डिस्कस कर ली हैं। एक अगर आप कुछ टिप्स देना चाहो, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो कुछ ऐसी 5 टिप्स बता दो कि SSC CPO जैसे पेपर को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो कि इन 5 चीज़ों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारी रील्स भी देखते हैं, शॉर्ट्स भी देखते हैं, इसमें होता है कि इन 5 चीज़ों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी 5 चीज़ें बता दो आप। पहली तो सर मोटिवेटेड रहना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसा लगता है कि कभी कभी क्वेश्चन गलत होते चले जाते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो वो नहीं सोचना चाहिए कि भाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। करते रहो, कुछ नहीं होता, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ही। और दूसरी बात सर, वो तुम्हारा तरीका है, बुक्स से करो, कैसे भी करो, मैं किसी तरीके को गलत नहीं बता रहा हूँ, पर सारी चीज़ें अपने अपने ऊपर, हर बंदे पे
एप्लीकेबल होती है, हर एक अलग पे अलग अलग चीज़ें एप्लीकेबल है। तो उस हिसाब से अपने आप करो। बुक टीचर पकड़ना है, कोई अच्छा टीचर पकड़ लो, सारे टीचर ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से तो। और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है और जीके पे, ये तो मेन है। किसी कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसको इंग्लिश पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और रीजनिंग पे भी, क्योंकि मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग अच्छी है, और आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो इंग्लिश भी अच्छी है। इंग्लिश के लिए बस नीतू सिंह मैम की बुक को रेफ़र करते रहो, उसको ही पढ़ते रहो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक महीने में कंप्लीट हो जाती है, फिर उसे पढ़ने में 5-5 दिन लगते हैं, फिर रिपीट करने में। और जीके की ही है मेन दिक्कत, तो जीके तो परमार से और कोई और अच्छा थोड़ा सा बड़ा कोर्स अच्छा ले लो, कि जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। ये नहीं कि तुम तैयारी कर रहे हो बस सीपीओ की, तो सीपीओ जितनी जीके पढ़नी है, सीजीएल की भी कर लो, सीडीएस की भी कर लो, एसीबी एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, उतने लेवल की आनी चाहिए, जब जाके इसमें मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। जो तो ये मुझे मेरी गलतियाँ थी, और ये इसी को मैं अब सुधार पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, अगले अटैम्प्ट में और अच्छे मार्क्स ला। अगले अटेम्प्ट में तो आप जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बिना कोचिंग के, बिना बुक्स के सीपीओ क्रैक कर लिया है, तो अगले अटेम्प्ट में तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। हाँ जी। आप कर पाओगे। बट कुछ जो आपने, जैसे कि आपने बोला कि कुछ गलतियां आपने करी थी इसमें, जो भी वो आपने खुद रियलाइज़ करी, उसको आप इम्प्रूव करोगे, क्योंकि सबका अपना अलग तरीका होता है। मेरा अलग तरीका, आपका अलग तरीका है। मैं जब सीपीओ देने गया था, जो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब मेरी प्रिपरेशन भी कुछ बहुत ज़्यादा थी नहीं। मेरे 200 में से 172 आए थे प्रीलिम्स में। मैं आगे फर्दर किसी स्टेप में गया ही नहीं, ना मैं फिजिकल में गया, क्योंकि मेरा मेन सीजीएल ही था। हाँ जी। जैसे आपका है कि दिल्ली पुलिस ही है मेन, तो ऐसे ही मेरा मेन मोटिव जो था वो सीजीएल ही था। तो सब इंस्पेक्टर साहब की इंस्टाग्राम आईडी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जो भी इनसे कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप एस्पिरेंट्स को कोशिश करना कि रिप्लाई करो, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हो, तो जितनी आप हेल्प करोगे ना, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जितना बांटोगे ना उतना बढ़ता है, तो बेटर है कि आप सभी एस्पिरेंट्स की हेल्प करना। हाँ जी। तो लास्ट में एक कोई मैसेज अगर आप एस्पिरेंट्स को दे दो कि तैयारी के लिए, जो लोग भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कि मेरा तो बस यही है, मोटिवेटेड रहना इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। मोटिवेटेड रहो और तैयारी करते रहो। मतलब इसके अंदर अगर घुस गए हो ना, तो फिर पार खुद ब खुद ही लगाना पड़ेगा तुम्हें। मतलब नदी में घुस गए हो तो पार ही जाना, ये नहीं कि बीच में रुक जाओ, कुछ कर जाओ, हार मान लो। हार मानने का कुछ वैसे भी कुछ इसमें लॉजिक है नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है अगर फ्लो में चल रही है सारी चीज़ें।